चौथा पॉइंट हमारा है जिसका नाम है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन, इसको हम ना पुनः जन्म भी कह सकते हैं। ठीक है, पुनरुद्ध भवन देखिए क्या है, तो ध्यान से देखिए। अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव का केंद्रक सहित कोई भाग कट जाता है तो वह फिर से नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुद्ध भवन कहते हैं। हाँ, याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है। अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव का केंद्रक सहित, फिर से देखिए, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव का केंद्रक सहित कोई भाग कट जाता है तो वह फिर से नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। यदि केंद्रक सहित कोई भाग कटेगा तो ही उससे नए जीव का निर्माण होगा। यदि केंद्रक के अलावा कटता है तो दूसरा जीव का निर्माण नहीं होगा। तो आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जैसे यह एक स्पंजी जीव है और ये इसका क्या है? केंद्रक है। यह एक स्पंजी जीव है। ठीक है, इसको हम जनक स्पंजी जीव कह सकते हैं। और इसको हम यहाँ से काटे हैं, यहाँ पे इस तरह काटे हैं, तो क्या यह नए जीव में परिवर्तित होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें केंद्रक का अंश नहीं है। और यदि मान लीजिए इसको हम यहाँ से काटते हैं तो यह कुछ इस तरह होगा, यह कुछ इस तरह होगा, कुछ इस तरह होगा और ये कुछ इस तरह होगा। ठीक है, तो ये वाला भाग भी जो होगा नए भाग का निर्माण कर लेगा। ठीक है, और ये वाला जो भाग होगा ये भी नए भाग का निर्माण कर लेगा। तो ये वाला भाग जो हुआ नए भाग का निर्माण क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें केंद्रक का अंश नहीं है, इसमें केंद्रक का अंश नहीं है, जिसके कारण यह नए जीव में परिवर्तित नहीं हुआ। लेकिन यह जो है इसमें भी केंद्रक का अंश है और इसमें भी केंद्रक का अंश है। इस तरह यह जीव जो है नए जीव में परिवर्तित हो गए। इस तरह एक जीव से दो जीव की उत्पत्ति हुई। याद रखना है, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव का केंद्रक सहित कोई भाग कटता है तो वह नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। और केंद्रक होगा तो ही नए जीव का निर्माण कर पाएगा, केंद्रक नहीं होगा तो नए जीव का निर्माण नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि किस जीव में पुनरुद्ध भवन होता है, तो आपको याद रखना है स्पंजी जीव में। स्पंजी जो जीव है, स्पंजी में पुनरुद्ध भवन द्वारा जनन होता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऐसा ही आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। हम लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट, पार्ट बाय पार्ट और प्लस में नोटिस टेस्ट सीरीज के साथ आपको पूरा सिलेबस जो है बायोलॉजी का हम लाइन से ख़त्म कराएंगे। और आप बेहतर तैयारी के लिए वीडियो को पॉज करते रहिएगा और इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो अगला 6 नंबर पॉइंट है जिसका नाम है मुकुलन। 6 नंबर पॉइंट में हम मुकुलन के बारे में पढ़ेंगे। मुकुलन है क्या, तो ध्यान से सुनिए। अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव के शरीर से पुटी, क्या चीज? पुटी, जिसमें कि जीव के शरीर से पुटी निकलती है, पुटी बड़ी होती है,
वयस्क होकर, वयस्क का मतलब होता है पूर्ण रूप से तैयार, वयस्क होकर अपने जनक से अलग हो जाती है, वयस्क होकर अपने जनक से अलग हो जाती है। इस तरह एक जीव से कई जीवों का निर्माण होता है। इसे ही मुकुलन कहते हैं। एक बार और डिफिनेशन बढ़िया सुनिए। मुकुलन क्या है? मुकुलन क्या है? अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव के शरीर से पुटी निकलती है, पुटी बड़ी होती है और पुटी जो है पूर्ण रूप से तैयार होकर के अपने जनक से अलग हो जाती है। इस तरह एक जीव से नए जीव का निर्माण होता है या कई जीव का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। आप उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, हाइड्रा को देख सकते हैं। हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। हाइड्रा नामक जो जीव है इसमें मुकुलन होता है और कुछ जीवाणु भी जो है, कुछ जीवाणु में भी मुकुलन होता है। ठीक है, हाइड्रा हो गया, जीवाणु हो गया, ईस्ट हो गया। क्या हो गया? ईस्ट में भी मुकुलन होता है। तो मुकुलन इनमें से किन जीवों में होता है? तो हाइड्रा में, जीवाणु में और ईस्ट में। हम जीवाणु का को ही ले लेते हैं। मान लीजिए यह जीवाणु हो गया, मान लीजिए यह जीवाणु हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे जनक जीवाणु, जनक जीवाणु। एक स्टेप आएगा कि लगेगा ना कि जीवाणु से एक कलिका टाइप का, जैसे पुटी टाइप का कुछ निकल रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ पुटी टाइप का निकल रहा है। ठीक है, इसी को हम पुटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुटी। नेक्स्ट स्टेप में पुटी थोड़ी बड़ी होती है, पुटी थोड़ी बड़ी होती है। और एक स्टेप ऐसा आता है कि पुटी पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। इस तरह एक जीव से दो जीव का निर्माण होता है। इसे ही हम मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन। जो डिफिनेशन में लिखवाया गया है उसी को चित्र में दिखवाया गया है। आप चित्र भी नोट कीजिएगा और इसको भी लिखिएगा पॉज करके। तो याद रखिएगा, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जनक जीव के शरीर से एक पुटी निकलती है, पुटी बड़ी होती है, वयस्क होती है, मतलब पूर्ण रूप से तैयार होती है, और एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें दोनों अलग अलग हो जाती है। इस तरह एक जीव से दो जीव का निर्माण होता है। इसे ही मुकुलन कहते हैं। ठीक है, और मुकुलन किस में होता है? तो हाइड्रा में, जीवाणु में और ईस्ट में। और याद रखिएगा, कुछ प्रश्न इस प्रकार आते हैं, जनन की तरफ कुछ सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं कि इनमें से किस जीव में मुकुलन होता है, इनमें से किस जीव में पुनरुद्भवन होता है, इनमें से किस जीव में कायिक प्रवर्धन होता है। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है 6 नंबर, जिसका नाम है कलिका जनन। हम कुल मिलाकर 5 प्रकार पढ़ चुके हैं। ये 6ठा प्रकार है अलैंगिक जनन का, जिसका नाम है कलिका जनन। तो देखिए इसमें क्या होता है। अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी पौधा के पत्ती या तना से कलिकाएँ निकलती है। पत्ती या तना से क्या निकलती है? कलिकाएँ निकलती है। और ये कलिकाएँ बड़ी होकर जनक पौधों से अलग हो जाती है और इस तरह नए पौधे का निर्माण होता है। इस तरह एक पौधा से दो पौधा का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम कलिका जनन कहते हैं। तो देखिए ये क्यूनेरिका का ये जो है तना है, इसमें क्या हुआ है? तना से एक कलिका निकल रही है और ये कलिका बड़ी हो जाएगी और ये बड़ी होकर वयस्क होकर के अपने जनक से अलग हो जाएगी। इस तरह एक पौधा से दो पौधा का निर्माण होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? कलिका जनन। याद रखना है, कलिका जनन में कलिका निकलती है और एक पौधा से दूसरे पौधा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। आप अगले पॉइंट को स्क्रीन पर देख सकते हैं, 7 नंबर, इसका नाम है कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। कायिक प्रवर्धन को हम कायिक जनन भी कहते हैं।
और ये जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के व्यू से, तो ध्यान से देखिए। कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। इससे पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस पौधा में कायिक प्रवर्धन होता है। तो आपको इसका डिफिनेशन याद होगा तो ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। तो देखिए कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन क्या है। किसी पौधा में बीज के अलावा जड़, तना और पत्ती से नए पौधा का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। किसी पौधा में बीज के अलावा जड़, तना और पत्ती से नए पौधा का निर्माण होना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और कायिक प्रवर्धन को हम कायिक जनन भी कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो है ब्रायोफिलम नामक पौधा का एक पत्ता है, ठीक है। तो इस पत्ता को हम यदि ज़मीन पर रखेंगे, मिट्टी पर रखेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो क्या होगा, इस पत्ता से जड़ निकलने लगेगा और नया नया पौधा भी निकलने लगेगा। याद रखना है, ब्रायोफिलम मतलब पत्थर चाटा ही एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्ती से नए पौधा का निर्माण होता है। तो देखिए ब्रायोफिलम को हम पत्थर चाटा भी कहते हैं। ब्रायोफिलम में बीज नहीं होता है, इसमें पौधा का निर्माण पत्ता से ही होता है। देखिए पत्ता को रखा गया है तो इसमें से पौधा निकला हुआ है, ठीक है। और जो गन्ना है, गन्ना का भी बीज नहीं होता है, गन्ना का भी हम तना बोते हैं और तना में से कलिका निकलती है और नए पौधा का निर्माण होता है, ठीक है। बांस में भी बीज नहीं होता है, मनी प्लांट में भी नहीं होता है। देखिए मनी प्लांट का पौधा है, मनी प्लांट का तना को काट करके आप ज़मीन में लगा दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ से जड़ निकलेगा और पत्ती निकलेगा और इस तरह पौधा का निर्माण होगा। गुलाब हो गया, गुलाब का भी आप तना काट कर बो देंगे तो गुलाब से भी नया पौधा निकल जाएगा, ठीक है। सहजन भी हो गया, इसके तरह बहुत सारा पौधा है। जैसे आलू भी आ जाएगा। आलू क्या है, आलू तना का रूपांतरण है। और आलू जो हम खाते हैं उसको जड़ न समझिएगा, वो क्या है, तना का रूपांतरण है। आलू का हम आँख देख देख के काटते हैं और बोते हैं, इस तरह नया नया पौधा आलू का निकलता है और आलू फिर से होने लगता है, ठीक है। तो याद रखना है कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन क्या है। इसमें बीज के अलावा किसी पौधा में जो नए पौधा का निर्माण होगा वह क्या होगा, जड़ से, तना से या पत्ती से होगा, ठीक है, बीज से नहीं होगा, ठीक है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन को दो भागों में बांटा गया है। कायिक जो जनन है या कायिक प्रवर्धन, इसे कितना भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है प्राकृतिक कायिक जो प्रवर्धन और दूसरा का नाम है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो ये जो होगा नेचुरल होगा, प्राकृतिक रूप में होगा, और ये जो होगा आर्टिफिशियल होगा, मानव निर्मित होगा। तो हम बारी बारी से इन दोनों का अध्ययन करेंगे। इस तरह हमारा अगला पॉइंट है फर्स्ट नंबर, प्राकृतिक कायिक जनन या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो देखिए प्राकृतिक रूप से किसी पौधा में बीज के अलावा जड़, तना और पत्ती से नए पौधा का निर्माण होना ही प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है, ठीक है। ये डिफिनेशन बहुत सिंपल है, आपको याद हो जाएगा। क्या हमने पढ़ा, प्राकृतिक रूप से किसी पौधा में बीज के अलावा जड़, तना और पत्ती से नए पौधा का निर्माण होना ही प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है, ठीक है। और प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत कई भाग आते हैं। इसके अंतर्गत कई भाग आते हैं। क्या क्या भाग आते हैं अब इसके बारे में हम देखेंगे। नंबर ए में आता है हमारा भूमिगत तना। ये जो तना होता है जमीन के नीचे होता है, ठीक है। सेकेंड में आता है अर्धवायवीय तना, मतलब थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, अर्धवायवीय तना।
सी में हो जाएगा हमारा जड़, डी में हो जाएगा पत्ती और ई में हो जाएगा प्रकलिकाएं। इस तरह हम पांचों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना, जड़, पत्ती और प्रकलिकाएं के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, और ये उन पौधों में होता है जिन पौधों में बीज के अलावा जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम बारी बारी से सबको देखेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है? भूमिगत तना। भूमिगत तना पौधा का वैसा तना का भाग जो जमीन में होता है, जमीन में होता है, उसे भूमिगत तना कहते हैं। ये जो भाग है कहाँ होता है? तो जमीन में, भूमिगत तना कहते हैं। क्वेश्चन में आंसर है भूमिगत, यानी क्या? जमीन के नीचा। मतलब जैसे में आलू हो गया, आलू क्या है? आलू तना का रूपांतरण है। चुकंदर क्या है? चुकंदर भी तना का रूपांतरण है। शकरकंद क्या है? शकरकंद भी तना का रूपांतरण है। ठीक है, और ये तीनों जो है भूमिगत तना है, भूमिगत तना के उदाहरण के रूप में आ सकते हैं। इसके भी कई रूप है, भूमिगत तना के भी कई रूप है। ठीक है, भूमिगत तना के भी कई रूप है। ठीक है, भूमिगत तना के भी कई रूप है। ठीक है, जिसमें रोमन सिस्टम फर्स्ट में लिखेंगे हम कंद, कंद, सेकेंड में लिखेंगे प्रकंद, थर्ड में लिखेंगे घनकंद और फोर्थ में लिखेंगे शल्क कंद। ठीक है, तो इसको मिस नहीं करना है, वीडियो को पॉज करके सारा पॉइंट नोट कर लेना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम अब किसको देखेंगे? कंद को देखेंगे। कंद के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं, प्रकंद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, घनकंद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और शल्ककंद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, और इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन कंद है, इनमें से कौन प्रकंद है। तो ये सब आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बारी बारी से अब इसको देखेंगे हम। फर्स्ट में क्या है हमारा पॉइंट? फर्स्ट वाला हमारा पॉइंट है कंद। हम भूमिगत तना का फर्स्ट नंबर भाग पढ़ रहे हैं कंद। कंद के अंतर्गत क्या आता है हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम आलू, आलू, गाजर, मूली, आलू, गाजर, मूली का हम कंद खाते हैं। क्या खाते हैं? कंद खाते हैं। तो याद रखना है, पूछ देगा सवाल कि इनमें से हम आलू का हम क्या खाते हैं? तो कंद खाते हैं। ठीक है, गाजर का हम क्या खाते हैं? तो कंद खाते हैं। मूली का हम क्या खाते हैं? तो कंद खाते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आलू के कंद पर छोटी छोटी कलिकाएं होती है। क्या होती है? कलिकाएं होती है, जिन्हें हम आँख कहते हैं। क्या कहते हैं? आँख। इन्हीं से नए पौधा का निर्माण होता है। इन्हीं से क्या होता है? नए पौधा का निर्माण होता है। आप आलू को ध्यान से देखिएगा तो आलू कहीं कहीं पर धसा धसा की तरफ दिखाई देता है। धसा धसा आलू कहीं कहीं धसा धसा दिखाई देता है, और उसी धसे भाग से अधिकांश कलिकाएं निकलती है, जिसको हम आलू का आँख कहते हैं, और उसी से कलिकाएं निकलती है और पौधा का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम आलू, गाजर और मूली का क्या खाते हैं? तो कंद। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। आलू हो गया, गाजर हो गया और मूली हो गया, इनका हम क्या खाते हैं? कंद खाते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड नंबर भाग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकंद पढ़ेंगे। अब हम प्रकंद पढ़ेंगे। ठीक है,
तो यह भी भूमिगत तना का भाग है। यह भी भूमिगत तना का भाग है। कौन? तो प्रकंद। ठीक है। कंदा और ओल का हम परकंद खाते हैं। क्या खाते हैं? परकंद खाते हैं। कांदा और ओल जो होता है इसका हम क्या खाते हैं? परकंद खाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है सलकंद है। क्या है? सलकंद। देखिए इसके अंदर क्या है, तो लिखेंगे यह भी भूमिगत तना का भाग है। ठीक है। यह भी भूमिगत तना का भाग है जो गोल रचना में होता है। इसका आकार जो होता है गोल रचना में होता है। ठीक है। जैसे में प्याज, लहसुन, शलगम का हम सलकंद खाते हैं। याद रखना है। प्याज का, लहसुन का और शलजम का हम क्या खाते हैं? तो सलकंद खाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा अगला बी नंबर में है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना में देखिए क्या होता है, यह भी तना का भाग है जो भूमि के थोड़ा ऊपर होता है। अर्धवायवीय तना भी जो है ना, तना का भाग है, लेकिन ये जमीन में नहीं होता है, ये भूमिगत तना नहीं है, थोड़ा सा ये ऊपर होता है। ठीक है। तना के इस भाग को भी कई भागों में बांटा गया है। तना के इस भाग को भी कई भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो कौन कौन भाग है ध्यान से देखिए। पहला भाग का नाम है ऊपरी भूस्तारी। क्या नाम है? ऊपरी भूस्तारी। सेकंड का नाम है भूस्तारी। थर्ड है भूस्तारिका। और फोर है अंतः भूस्तारी। फिर हम इन चारों को बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला भाग हमारा क्या है? पहला भाग है ऊपरी भूस्तारी। देखिए ऊपरी भूस्तारी के अंतर्गत क्या आता है। ऊपरी भूस्तारी के अंतर्गत हमारा कौन सा भाग आता है? यह पौधा का अर्धवायवीय तना है। यह पौधा का अर्धवायवीय तना है। ठीक है। जिसमें जड़, तना और पत्ती विभाजित नहीं होता है। देखिए ऊपरी भूस्तारी में क्या होता है, तो यह भी पौधा का अर्धवायवीय तना है, लेकिन इसमें यह जिस पौधे में होता है ना, उस पौधा में जड़, तना और पत्ती विभाजित नहीं होता है। जैसे में मनी प्लांट को ही देख लीजिए। मनी प्लांट का ये तना हो गया। इस तना
से कहीं से भी जड़ निकल सकता है, कहीं से भी पत्ता निकल सकता है, कहीं से भी जड़ निकल सकता है, कहीं से भी पत्ता निकल सकता है। यानी ऊपरी भाग उस तरीका में वैसे वैसे पौधे आएंगे जिसका जड़ तना और जो पत्ती होगा, जड़ तना और जो पत्ती होगा वह विभाजित नहीं होगा। कहीं से भी जड़ निकल सकता है, कहीं से भी तना निकल सकता है और कहीं से भी पत्ती निकल सकता है। ठीक है, इस तरह मनी प्लांट, मनी प्लांट, मनी प्लांट, खट्टी बुट्टी, दूब घास, दूब घास में भी कहीं से भी जड़ तना और पत्ते निकल जाता है। दूब घास, ये सब क्या है, ये सभी जो है ऊपरी भूस्थारी में आते हैं। ठीक है।